Good morning students. Today now we are going to start a new lecture of class 11th chemical bonding. In previous lecture we discussed about types of chemical bond and octet rule etc. In this lecture we discuss about what type of chemical bond like ionic bond, covalent bond, coordinate bond, metallic bond, hydrogen bond etc. सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आयोनिक बॉन्ड की. व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एटम फॉर another atom. अब देखिए मैंने ये बताया था उस समय लास्ट वीडियो में कि अगर मान लीजिए किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक की तो कैसी है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरे एलिमेंट की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तब ये आयोनिक बॉन्ड बनता है. अब इसकी जो कंडीशंस वगैरह हैं वो मैं इसको आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा. पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ LiCl की. ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन मैंने ले लिया है LiCl, इसको हम बोलते हैं लिथियम क्लोराइड. अब अगर मैं बात करूं लिथियम की तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2,1. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7 होता है. तो लिथियम जो होता है अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम को दे देता है, ट्रांसफ़र कर देता है. और अगर ये ट्रांसफ़र करेगा तो लिथियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आएगा नेगेटिव चार्ज. और इस तरह की जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आयंस के बीच में ये लाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है. दो तरह के डिफरेंट टाइप के जो आयंस होते हैं इनको रिप्रेजेंट करता है. जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है इसको हम बोलते हैं कैटाइन, जिस पर नेगेटिव आया है इसको हम बोलते हैं एनाइन. ठीक है ना. तो देखिए ऐसा होता है, ये फोर्स डिपेंड करता है कि इनकी रेडियस भी कैसी होती है, कि मान लीजिए कैटाइन की रेडियस ज़्यादा है या फिर एनाइन की रेडियस ज़्यादा है, तो इस पर भी डिपेंड करता है. वो चीज़ अपने लोग कंडीशंस में देखेंगे, जो इसकी आयनिक बॉन्ड की जो कंडीशंस है उसमें बात करेंगे. मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ CaF2. इसका नाम होता है कैल्शियम फ्लोराइड, इसको हम फ्लोरस्पार भी कहते हैं. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसको अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन वाइज लिखूँ तो 2882 हो जाता है ये. और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो ग्रुप 17 का एलिमेंट है. अब आप ऐसे करके देख लिया करें, जैसे ग्रुप 17 का एलिमेंट है तो डेफिनेटली उन सभी के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. तो फ्लोरीन का होता है 9, 2,7. अब जितने भी हेलोजेंस होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, उन सभी के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है. ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. तो कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा. मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ. फ्लोरीन एटम कितने हैं? 2. अगर एक फ्लोरीन एटम होता तो काम नहीं चलेगा. होने कितने चाहिए फ्लोरीन एटम? 2, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर भी रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो ये अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 पॉजिटिव और 2 फ्लोरीन एटम के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव. तो 2 सिंगल नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया. इनके बीच के जो फोर्सेस होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई फोर्स होता है इनके बीच में. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2,8,2 और ऑक्सीजन का होता है 8, 2,6. तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस तरीके से. मैं ये जो डॉट लगा के आपको दिखा रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ भाई, डॉट से या क्रॉस से. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होती है, वो अपने लोग बाद में भी डिटेल में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई कैसे जाती है. वो लुईस की कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से बनाई जाती है. लुईस कौशल की कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से बनाई जाती है. वो मैं अभी बाद में बताता हूँ. मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप 11th क्लास में भी कर चुके हो, वो 10th क्लास में भी कर चुके होंगे.
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, एक यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो ओवरऑल मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए हैं? +2। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? -2 चार्ज आएगा। तो ये चीज़ आप करिए, फिर इसको रफ करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ NaCl की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2,8,7। अब यहाँ पर सोडियम के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। मैं बात कर रहा हूँ KCl या KBr ले लूँ, मैं कुछ भी ले लूँ। ये पोटेशियम का 19 होता है, 2,8,8,1। Br का 35 होता है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 35 होता है एटॉमिक नंबर, मैंने आउटर मोस्ट के लिख दिए। अब पोटेशियम के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और Br के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। सेम केस है, ऊपर जो दिया हुआ है इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे देगा और पॉजिटिव और इस पर Br पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये चीज़ जो होती है, ये हमारी आयनिक बॉन्ड इस तरीके से फॉर्म होता है। जो मैंने अभी आपको ये बताया हुआ है, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है। फिर मैं इसके और भी केसेस बाद में लूँगा। अब मैं पहले आपको ये बता दूँ, जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे के लिए बढ़ते हैं ज़रा। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं और आगे भी करेंगे एग्जाम्पल। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उससे ये बॉन्ड फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बनेगा डबल बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये जो है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 10th क्लास में भी बच्चे को पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग की चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा और अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो फिर वो आगे के लिए जो हाई फाई चीज़ें आ जाएंगी तब उसका सामना कैसे करेगा। तो इसीलिए बहुत इनिशियल पॉइंट से चलना होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मैं बता रहा हूँ, आयनिक बता दिया, फिर उसके बाद में एक बार कोऑर्डिनेट और बता के फिर मैं इसकी डेप्थ में जाऊँगा। फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे अपने लोग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स वगैरह हैं जो इसमें चैप्टर में शेयर करना है हमें। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ हाइड्रोजन, अभी मैंने कंडीशन नहीं बताई है, कंडीशन में बाद में आयनिक की और कोवेलेंट की दोनों की एक साथ जो है वो मैं कंडीशन बताऊँगा। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ज़्यादा कंडीशन उसमें 10th क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। यहाँ कंडीशन थोड़ी हाई फाई लेवल से होंगी, इससे बहुत सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी। तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ H2 मॉलिक्यूल की, तो देखिए H2 मॉलिक्यूल जो है वो हमारा H1 होता है, आउटर मोस्ट में इसके 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करके क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये शेयर करके इसने क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड। इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करूं O2 मॉलिक्यूल्स की, तो देखिए O2 मॉलिक्यूल में एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। 2 ऑक्सीजन एटम है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करने के बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और इससे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड। ठीक है ना। ऐसे कैसे यहाँ नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2,5। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो बनेगा यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। और 2 इलेक्ट्रॉन जो बचे रह गए वो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिए, इसमें भी आप ऊपर लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको लोन पेयर कहते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल आएगा, आगे के जो टॉपिक्स होंगे उनमें इनका बहुत बड़ा रोल आएगा। ये जो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड है ये बॉन्ड पेयर माने जाते हैं और जो ये रिमेनिंग रह जाते हैं इनको हम लोन पेयर कहते हैं। इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मैं आगे के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ
कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड को ही कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बॉन्ड बनने के बाद आयंस बन जाते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, मतलब कैटाइन और एनाइन। इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आयंस होने की वजह से करंट का फ्लो ईजिली हो जाता है। अब इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। वन एलिमेंट मस्ट बी हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि दोनों में से जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ है उन दोनों में से एक एटम, हमारा एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो उससे क्या होगा, कैटाइन फॉर्मेशन आसान हो जाएगा। कैटाइन फॉर्मेशन आसान हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा तो कैटाइन फॉर्मेशन ईजी हो जाएगा। ऐसे के ऐसे ही वन एलिमेंट मस्ट बी हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब जो आइसोलेटेड अकेला जो इलेक्ट्रॉन है उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी होती है, पुल करने की टेंडेंसी होती है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये टॉपिक जो है वो आपको 11th क्लास में यूनिट 3 में समझा दिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ Cl की, तो Cl को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कराऊँ तो ये उसको ईजिली गेन कर लेता है और क्या बना लेता है, Cl माइनस। तो ये Cl माइनस इसको बना लेता है, तो इसकी जो टेंडेंसी है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा होती है। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा होगी इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी तो उससे क्या होगा, एनाइन फॉर्मेशन आसान हो जाएगा। कैटाइन फॉर्मेशन आसान हो जाएगा किसकी वजह से, जब उसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और एनाइन फॉर्मेशन तब इजी हो जाता है जब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। थर्ड पॉइंट है लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। लैटिस एनर्जी कैसी होनी चाहिए, उसकी हाई होनी चाहिए। अब लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म। जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को बनाया जाता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस से, तब हम उस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है उस रिलीज एनर्जी को कहते हैं लैटिस एनर्जी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे Na+ की बात करूँ, Cl- की बात करूँ, अब दोनों को मैं एसोसिएट कर दूँ, एसोसिएट करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वही एनर्जी बोली जाएगी लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे लैटिस एनर्जी जो होती है वो एंटी प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ पॉजिटिव आई, मतलब कैटाइन की जो रेडियस होती है इसके अपोजिट होती है लैटिस एनर्जी। यानी कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने एक कंपाउंड दिया है LiCl, एक मेरे सामने कंपाउंड दिया है NaCl। अब आप देखें LiCl और NaCl दोनों में ही एनाइन सेम है, लेकिन दोनों में कैटाइन तो डिफरेंट है ना। अगर मैं दोनों में कैटाइन की बात करूं तो लिथियम आयन और सोडियम आयन में तो कौन उसमें ग्रेटर होगा, सोडियम आयन। तो लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड में लैटिस एनर्जी का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होने वाला है, ये ऑर्डर होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि अगर रेडियस जो है वो कैटाइन की ज़्यादा होगी तो उसकी लैटिस एनर्जी लो होगी। तो सोडियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड में लिथियम क्लोराइड हैज़ हाई लैटिस एनर्जी बिकॉज लिथियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम आयन। तो ये चीज़ आप देखें, जरा समझें ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और ये काफ़ी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। लिथियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में किसकी लैटिस एनर्जी हाई है, आप सिंपल सा देख के बता दीजिए। अगर उसमें जो नेगेटिव यानी कि जो एनाइंस हैं अगर वो सिमिलर हैं तो आप सीधे देखिए उसमें डिसिमिलर क्या है, डिसिमिलर इसमें है कैटाइन। तो कैटाइन में आप देख लीजिए किसकी रेडियस कम है, जिसकी रेडियस कम होगी उसकी लैटिस एनर्जी हाई होगी। अगर मैं बात करूँ एनाइन की रेडियस की, तो एनाइन की रेडियस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एनाइन की रेडियस के हिसाब से देखा जाए तो मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे NaCl का ही एग्जांपल ले लूँ और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूँ NaI का। तो यहाँ पर जो एनाइन की रेडियस है, अब यहाँ दोनों सोडियम सिमिलर हो गए, लेकिन यहाँ पे Cl है, यहाँ I है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो I की रेडियस Cl से ज़्यादा है,
तो यहाँ पर इसकी रेडियस ज़्यादा है, तो जो एनाइन की रेडियस है अगर ज़्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ चार्ज की, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इस वाले केस में मैं यहाँ पे ले लूँ NaCl और यहाँ पे मैं ले लूँ MgCl2। अगर मैं दोनों में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर पूछूं तो जिस पर ज़्यादा चार्ज होगा, Q प्लस का मतलब क्या होता है, चार्ज, तो लैटिस एनर्जी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा चार्ज कैटाइन पर होगा उतना ही ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी होगी। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है कैटाइन और एनाइन के बीच में, क्योंकि दोनों आयंस हैं तो इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और बहुत हाई यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाएंगे, क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो आयंस के एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इसके MP और BP हाई होते हैं। इन एक्वस स्टेट इट कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये एक्वस स्टेट में हो या फिर मोल्टेन स्टेट में भी हो, तब भी इसमें आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं वाटर में जब आप इसको डालेंगे तो वाटर में डालने पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में अपने डिसोसिएट हो जाएंगे। तो इसमें वाटर की, इन कंपाउंड्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की। अब देखिए इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का एग्जांपल देकर मैं आपको मतलब बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने NaCl लिया और NaCl को मैंने ब्रेक डाउन कराया, तो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी। तो ये ब्रेक होकर बन जाता है Na प्लस एंड Cl माइनस। ये जो Na प्लस है ये हमारा गैसियस स्टेट में है, और अगर मैं इसमें वाटर को ऐड करा दूँ, वाटर में इसको ऐड करा दूँ, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस एक्वस में, और रिलीज होने वाली एनर्जी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसे कैसे Cl माइनस गैसियस स्टेट अगर मैं वाटर में ऐड करा दूँ, इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहा जाता है, तो बन जाता है Cl माइनस एक्वस, और रिक्वायर्ड रिलीज एनर्जी होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी, या इसको फॉर्म करने के लिए भी एनर्जी लैटिस एनर्जी होती है। जितनी लैटिस एनर्जी ब्रेक करने में मतलब रिक्वायर्ड होती है उतनी ही फिर वो वहाँ से रिलीज भी होती है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं इसको गैसीय साइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में इसको वाटर में ऐड कराता हूँ, तो वाटर में ऐड कराने पर ये सॉल्वेशन प्रोसेस होता है, रिलीज एनर्जी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी पर कौन कौन से फैक्टर्स आयनिक कंपाउंड में वर्क करते हैं वो बताता हूँ। पहला फैक्टर तो है चार्ज ऑन कैटाइन। अगर किसी चार्ज ऑन कैटाइन पर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, यानी कि Q जो अगर मैं मान लूँ चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो इससे हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करूँ NaCl और MgCl2 में, तो Mg पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा वो ये आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ चार्ज ऑफ एनाइन, तो चार्ज ऑन एनाइन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, एनाइन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए Q माइनस इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ Al2O3 और Aln, तो नाइट्रोजन पर चार्ज ज़्यादा है तो इसमें ऑर्डर ये आ जाएगा। साइज ऑफ कैटाइन का साइज़ अगर मान लीजिए मैं बढ़ाता चला जाऊँ, जैसे मान लीजिए मैं R+ को बढ़ाता चला जाऊँ तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती चली जाएगी, और अगर मैं एनाइन का साइज़ अगर बढ़ाता चला जाऊँ तब भी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे LiCl का एग्जांपल ले लूँ और NaCl का एग्जांपल ले लूँ, तो चार्ज किस पर ज़्यादा है, Na पर, मतलब रेडियस ऑफ कैटाइन ज़्यादा किसकी है, सोडियम की, रिलेटिवली लिथियम की कम है, तो यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होने वाली है, लिथियम की। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ NaCl की, और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे Na की,
तो एनाइन पर चार्ज ज़्यादा है, एनाइन की रेडियस ज़्यादा है किसकी, आई की, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसकी मतलब कम होगी इसकी, तो हाइड्रेशन एनर्जी इस हिसाब से किसकी ज़्यादा हो गई, सोडियम क्लोराइड की। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हाइड्रेशन एनर्जी का।